हेलो दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। और पिछले लेक्चर में हम लोग अपवाह वेग के बारे में पढ़ चुके थे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो पथ था उसकी चर्चा हो चुकी थी। माध्य मुक्त पथ, अपवाह वेग, श्रांति काल, विभिन्न टॉपिक के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी के आगे हमें यह क्रम बढ़ाना है। और देखिए, अब अगला टॉपिक है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। वैद्युत धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध है, उसके लिए आज हमें डेरिवेशन करना है। देखिए कैसे हम करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो हमने मान लिया कि ये कोई चालक है, ये कोई एक चालक तार ले लिया जाए। एक चालक तार है और इस तार के सिरों के बीच हमने एक विभवांतर स्थापित कर दिया। तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित कर दिया, यानी एक बैटरी या सेल से इसको जोड़ दिया गया। जैसे ही तार को किसी सेल या बैटरी के सिरों से जोड़ेंगे, इस तार के संपूर्ण भाग में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से इस चालक के भीतर जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद थे वो ऊष्मीय वेग से गतिमान थे। और जैसे ही वैद्युत विभवांतर स्थापित किया जाएगा, उनकी गति एक निश्चित दिशा में होने लगेगी। पहले अनियमित गति थी, अब विभवांतर स्थापित करने पर गति की दिशा निश्चित हो जाएगी। और गति की दिशा किधर होगी, तो गति की दिशा देखिए, इलेक्ट्रॉन की गति इस डायरेक्शन में, ये अपवाह वेग से गति करना शुरू कर देते हैं। ये हमने दिखाया। मान लीजिए इस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को n से लिखें। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ले लिया जाए और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को a ले लिया जाए, a। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग हम vd से प्रदर्शित करें। अगर vd, देखिए vd अपवाह वेग से प्रदर्शित किया गया। अब धारा की दिशा क्या होगी, तो धारा की दिशा सदैव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। धारा इस डायरेक्शन में बहेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा इसके ठीक विपरीत बहेगी। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में, यानी धारा की दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर मान लें कि किसी क्षण इसके किसी अनुप्रस्थ काट A से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कोई ले लें, उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से t सेकंड में Q आवेश अगर प्रवाहित हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, यदि चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से t सेकंड में Q आवेश गुजरता है, तब चालक में प्रवाहित धारा, देखिए कितनी धारा प्रवाहित होगी चालक में। वैद्युत धारा की परिभाषा ही पढ़ चुके हो कि अगर t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, यानी I = Q/T लिख सकते हैं। I = Q/T। ये इक्वेशन नंबर 1 डाला जा सकता है, पहला इक्वेशन। अब हम इस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेशों की गणना करें, कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, यहां माना गया है
कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो किसी क्षण किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? 1 सेकंड में किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से एक सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 1 सेकंड में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजर रहा है। कोई भी अनुप्रस्थ परिच्छेद ले लिया जाए तो उस ट्रांसफर सेक्शन से कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो हम संपूर्ण आयतन में अगर कहें तो n इंटू वी कह सकते हैं। संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n इंटू वी कह सकते हैं, जहां भी क्या है इस चालक का आयतन। अब चालक का आयतन अगर निकालना है तो चालक का आयतन कैसे निकालेंगे? अनुप्रस्थ परिच्छेद का हम लंबाई से गुणा कर सकते हैं, लेकिन लंबाई यहां 1 सेकंड कहा गया, तो 1 सेकंड में चालक का जितना विस्थापन होता है, 1 सेकंड में चालक का जितना विस्थापन होता है, सॉरी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का 1 सेकंड में जितना विस्थापन होता है वही लंबाई यहां यूज किया जाएगा। क्षेत्रफल में उस लंबाई का गुणा कर दे तो आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखिए n इंटू आयतन के लिए हम a इंटू बी डी लिख सकते हैं। अब बी डी क्यों लिखा गया? क्योंकि बी डी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है, और हम जानते हैं 1 सेकंड में जितना विस्थापन होता है वही वेग होता है। तो 1 सेकंड में विस्थापन ही 1 सेकंड के लिए विस्थापन ही वेग होता है। विस्थापन बराबर वेग, 1 सेकंड के लिए प्रति सेकंड में अगर गुजरने वाले या प्रति सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन देखा जाए तो वही वेग के बराबर होगा। 1 सेकंड के लिए या 1 सेकंड में कहा जाए, 1 सेकंड में जितना विस्थापन होता है वही वेग कहलाता है। प्रति सेकंड विस्थापन को ही वेग कहते हैं। तो अब यहां देखिए वेग, अपवाह वेग बी डी मालूम था और हमने 1 सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा है, तो n इंटू वी कर सकते हैं और v को हम लिख सकते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, और 1 सेकंड में विस्थापन कितना? वेग के बराबर। तो विस्थापन की जगह पे हमने बी डी रख दिया। तो इस तरीके से 1 सेकंड में NaVd मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजर रहे हैं। तो t सेकंड में कितने गुजर रहे हैं? t सेकंड में उसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को यहां अगर n डैश से लिख दे तो n डैश इक्वल टू क्या होगा? देखिए t सेकंड में कहा जा रहा है, तो 1 सेकंड में अगर इतना तो t सेकंड में इसी का t गुना हो जाएगा, NaVd इंटू टी, ये हो जाएगा। अब t सेकंड में अगर इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो उस अनुप्रस्थ परिच्छेद से t सेकंड में कुल कितना आवेश गुजर रहा है। यहां देखिए t सेकंड में क्यों आवेश गुजरता है कहा गया, तो t सेकंड में अगर क्यों आवेश गुजरता है तो इस आवेश क्यों का मान कैसे निकाले? हमें मालूम है t सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n डैश है, तो यहां क्वांटीकरण सिद्धांत लगा सकते हैं, n डैश में e की वैल्यू गुणा कर दे तो q के बराबर आ जाएगा। अतः देखिए अब हम t सेकंड में अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला कुल आवेश लिख सकते हैं।
t सेकंड में अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला कुल आवेश, तो कुल आवेश Q इक्वल टू मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या m डैश इंटू ई। क्वांटीकरण सिद्धांत से हमें मालूम है, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम हो तो ई का अगर गुणा कर दे तो आवेश Q के बराबर होगा। यहां देखिए n डैश की वैल्यू मालूम है, रख दीजिए, ये हो जाएगा n डैश की वैल्यू हो जाएगी NaVdt इंटू ई, ये हो जाएगा। अब यही Q का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए Q का मान, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, जैसे ही हम समीकरण 1 में Q का मान रखेंगे तो हमको फार्मूला मिल जाएगा I इक्वल टू NaVdt इंटू ई अपॉन नीचे है T, तो यहां T से T कैंसिल हो रहा है, T से T कैंसिल हो रहा है, क्या बचा NeAVd, इस क्रम में लिख दें, I इक्वल टू मिल जाएगा हमको I इक्वल टू NeAVd, ये मिल जाएगा। इस संबंध को हम वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध के नाम से जानते हैं। I बराबर NeAVd इंपॉर्टेंट संबंध है, इस तरीके से हम डेरिवेशन करके इसको निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर मिटाया जाए। I बराबर NeAVd ये संबंध होगा, और यह संबंध ये भी बताता है, देखिए वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध बता रहा है कि वैद्युत धारा अपवाह वेग बढ़ने पर वैद्युत धारा बढ़ती है। भाई अगर ये सभी नियत हो जाएं, अब इसमें ई नियत ही है, n ये भी नियत रहता है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परिच्छेद क्षेत्रफल भी नियत है, तो यहां से क्या मालूम चल रहा है कि वैद्युत धारा का मान अपवाह वेग पर निर्भर करता है, उसके अनुक्रमानुपाती है। अगर हम वैद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो अपवाह वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बढ़ जाएगा, और वैद्युत धारा के घटने पर अपवाह वेग घटता है। यहां से और एक संबंध ये भी निकाल सकते हैं, अगर नियत धारा प्रवाहित हो तो एक को अगर नीचे ले आए तो अपवाह वेग अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर अपवाह वेग निर्भर करता है। अपवाह वेग अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब चालक का क्षेत्रफल अगर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम है तो अपवाह वेग ज्यादा होगा, और अगर क्षेत्रफल अधिक है तो अपवाह वेग कम होगा। तो ये अपवाह वेग क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर हम यहां हमने मान लिया है कि इस तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो है वो एक समान है, अगर असमान परिच्छेद का तार लिया जाए तो असमान परिच्छेद के तार में अपवाह वेग का मान भिन्न भिन्न होगा, लेकिन वैद्युत धारा का मान, अगर असमान परिच्छेद का कोई तार लिया गया तो इसमें वैद्युत धारा का मान एक समान होगा। ध्यान रखिएगा, वैद्युत धारा नहीं बदलेगी परिच्छेद क्षेत्रफल बदलने से, परिच्छेद क्षेत्रफल बदलने से वैद्युत धारा नहीं बदलती, अपवाह वेग बदल जाएगा लेकिन वैद्युत धारा नहीं बदलेगी। वैद्युत धारा हर जगह असमान परिच्छेद क्षेत्रफल होते हुए भी हर जगह वैद्युत धारा एक समान होगी। हाँ, धारा घनत्व में परिवर्तन होगा, अगर हम धारा घनत्व की बात करें तो उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन वैद्युत धारा एक समान प्रवाहित होगी। क्षेत्रफल के इसके चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है वैद्युत धारा, अपवाह वेग क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये देख लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध है। अब अगला धारा घनत्व क्या होता है, अगला टॉपिक देखिए, धारा घनत्व। नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व। करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो वैद्युत धारा और धारा घनत्व में काफी अंतर है।
वैद्युत धारा अदिश राशि होती है, जबकि धारा घनत्व सदिश राशि। अब सदिश राशि क्यों है, क्या परिभाषा है? देखिए, वैद्युत धारा है और धारा घनत्व में अंतर अभी मालूम चलेगा। परिभाषा पहले देखिए कि किसी चालक के किसी बिंदु पर, चालक के किसी बिंदु पर बहने वाली अभिलंबवत धारा, जबकि उस बिंदु पर क्षेत्रफल एकांक होना चाहिए। किसी चालक के किसी बिंदु पर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली, यानी क्षेत्रफल को एकांक ले लिया जाए, धारा घनत्व क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व को स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं और किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली अभिलंबवत धारा, यहां धारा अभिलंबवत बात की गई है। कोई भी चालक के हम अनुप्रस्थ परिच्छेद को अगर देखें तो ये चालक है, मान लीजिए ये चालक है कोई, और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद ये है। तो इस अनुप्रस्थ परिच्छेद के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंबवत धारा बहेगी, अभिलंबवत धारा इस तरीके से। अनुप्रस्थ परिच्छेद की बात की गई है चारों तरफ, इस परिच्छेद की बात की गई है, भीतर धारा नहीं बहती। धारा चालक में सदैव पृष्ठ पर बहती है। जैसा कि पीछे पढ़ चुके हो कि कोई धात्विक चालक है, उसको आवेश दिया जाए तो समस्त आवेश उस चालक के पृष्ठ पर मौजूद होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो सब मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पृष्ठ पर मौजूद होते हैं, और जब विभवांतर स्थापित करते हैं तो उसी पृष्ठ पर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। तो चालक जो लिया गया वो कुछ इस तरीके से है। तो इसका पृष्ठ चारों तरफ से, अनुप्रस्थ परिच्छेद की बात की गई, ये पूरा पृष्ठ कहा जाएगा। तो इस चारों तरफ से पूरे पृष्ठ पर ये पूरे अनुप्रस्थ परिच्छेद की बात की जा रही है। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद इसकी बात की जा रही है, ये भीतर की बात नहीं की जा रही है। ये परिच्छेद क्षेत्रफल पर प्रत्येक बिंदु पर, इसके परिच्छेद क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंबवत धारा जो बहती है, इसके एकांक क्षेत्रफल में किसी चालक के प्रति एकांक, किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, और जे बराबर फार्मूला होता है आई बटा ए। जे बराबर आई बटा ए, ये फार्मूला होता है। अब जे यहां क्या कहा गया कि ये धारा घनत्व जे जो है वो सदिश राशि है। धारा घनत्व जे एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी? भाई सदिश राशि है तो दिशा किधर होगी? तो दिशा हम कहेंगे उस बिंदु पर धन आवेश की जो दिशा होगी वही धारा घनत्व की दिशा होगी। भाई चालक के किसी बिंदु पर अगर हम उसके एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली अभिलंबवत धारा को देखें तो उस एकांक क्षेत्रफल के उस बिंदु पर अगर कोई धन आवेश रख दिया जाए तो धन आवेश सदैव धारा की दिशा में बहता है, या हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बहता है। तो जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उसी डायरेक्शन में धारा घनत्व की दिशा होगी, वही धारा घनत्व की दिशा होगी। तो धारा घनत्व की दिशा किधर होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ई की दिशा में होती है। अब इसका अगर मात्रक कहा जाए, मात्रक क्या होगा? तो देखिए सूत्र से ही मात्रक निकलता है, आई अपॉन ए। आई मतलब वैद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर ले लेंगे, और ए है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इस तरीके से एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर ये लिख सकते हैं धारा घनत्व का मात्रक। तो धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व सदिश राशि है और यह चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगर असमान परिच्छेद का तार है तो उसमें धारा घनत्व का मान भिन्न भिन्न होगा। धारा समान होगा परंतु धारा घनत्व
भिन्न भिन्न होगा। विमीय सूत्र अगर निकाला जाए तो विमीय सूत्र क्या होगा, देखिए धारा घनत्व का विमीय सूत्र, हम इसके मात्रक से विमीय सूत्र लिख सकते हैं। देखिए लंबाई के लिए मीटर लिखा गया और मीटर का विमीय सूत्र एल से प्रदर्शित होता है, तो मीटर स्क्वायर हर में है, ऊपर ले जाएंगे L-2 लिखा जाएगा और एम्पियर के लिए ए लिखा जाएगा, L-2 ए। यह हो जाएगा विमीय सूत्र धारा घनत्व का। अब एक सूत्र और हम लिख सकते हैं, इसका धारा घनत्व का अपवाह वेग के साथ संबंध लिख सकते हैं। धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग बीडी में संबंध। तो देखिए धारा घनत्व फार्मूला जानते हैं, जे बराबर आई अपॉन ए, और पीछे पढ़ चुके हैं वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। तो वैद्युत धारा अपवाह वेग में संबंध पीछे देखा जा चुका है। यहां हम जे बराबर आई बटा ए होता है, इसमें हम आई की जगह पर, आई के स्थान पर एन ई ए बी डी ये रख सकते हैं। आई बराबर एन ई ए बी डी होता है, इसमें प्लेस कर दीजिए। तब यहां से देखिए जे का सूत्र मिल जाएगा हमको, जे बराबर एन ई ए बी डी अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा और अंत में हमको मिलेगा जे इक्वल टू एन ई बी डी, एन ई बी डी ये मिल जाएगा, जे इक्वल टू एन ई बी डी। या इसी को हम बी डी बराबर अगर लिखे, बी डी बराबर लिखे तो बी डी इक्वल टू लिख सकते हैं जे बटा एन ई, जे बटा एन ई, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये अपवाह वेग जो होता है वो जे पर भी निर्भर करता है, धारा घनत्व पर अपवाह वेग निर्भर करता है। धारा घनत्व ज्यादा होगा तो अपवाह वेग भी अधिक होगा और धारा घनत्व के घटने पर अपवाह वेग घट जाएगा। अनुक्रमानुपात में वीडी जे के है। यहां से देखिए धारा घनत्व भी कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक हमें देखना है गतिशीलता क्या होती है। गतिशीलता, गतिशीलता जो होती है वो आवेश वाहकों की होती है, आवेश वाहकों की। आवेश वाहकों की गतिशीलता, मोबाइलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है, हम इस गतिशीलता के बारे में आज पढ़ेंगे। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसे एकांक वैद्युत क्षेत्र में, जो उसे एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होता है, उसके द्वारा, जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। देखिए क्या कहा गया, आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है, तो आवेश वाहकों की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। गतिशीलता को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, गतिशीलता को न्यू से प्रदर्शित करते हैं और ये क्या है, अपवाह वेग है। कौन सी अपवाह वेग, एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होने वाली अपवाह वेग, प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होने वाली अपवाह वेग को हम गतिशीलता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र एकांक हो और वहां जितना अपवाह वेग होगा वही उस आवेश वाहक की गतिशीलता होगी।
तो गतिशीलता हम सभी आवेश वाहकों की ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मालूम है कि धातुओं में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अगर हम विद्युत अपघट्य ले लें तो विद्युत अपघट्य में धन आयन और ऋण आयन होते हैं आवेश वाहक के रूप में, उनकी भी अपनी गतिशीलता होती है। या अर्धचालक पदार्थ ले लें तो अर्धचालक पदार्थ में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और कोटर भी होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों की अपनी अलग अलग गतिशीलता होती है। और अगर कहा जाए कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन में किसकी गतिशीलता अधिक है, तो वहां मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होती है कोटरों की तुलना में। ये पीछे पढ़ा भी जाएगा इलेक्ट्रॉनिक में, या आगे जरूरत पड़ेगी वहां बताया जाएगा। तो फिलहाल आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक अगर लिखा जाए तो मात्रक देखिए क्या होगा। अपवाह वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक हम वोल्ट प्रति मीटर लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। यहां से देखिए ऊपर ले जाएंगे तो मीटर मीटर मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाएगा और प्रति वोल्ट सेकेंड, प्रति वोल्ट सेकेंड ये आ जाएगा इसका मात्रक। गतिशीलता का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है। अब इसका हम विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो विमीय सूत्र देखिए क्या होगा, इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं L2 और फिर अपॉन वोल्ट सेकेंड। तो देखिए वोल्ट कैसे निकालेंगे, वोल्ट मतलब विभव, और विभव होता है W अपॉन क्यू। विभव होता है W अपॉन क्यू और W का विमीय सूत्र अगर लिखे तो ML2T-2 ये कार्य का विमीय सूत्र है। और IT Q बराबर IT से इसको हम AT लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए विभव का विमीय सूत्र क्या मिलेगा, विभव का विमीय सूत्र पहले निकाल लीजिए। तो ये ऊपर ले जाने पर ML2T-3A-1 ये मिल जाएगा वैद्युत विभव का। अब यहां पर वोल्ट जो लिखा हुआ है वोल्ट सेकेंड, इसमें हम इतना वोल्ट की जगह पर लिख सकते हैं ML2T-3A-1 इंटू सेकेंड है तो सेकेंड के लिए हम T लिख सकते हैं। अब यहां देखिए टी मल्टीप्लाई होके कितना मिल जाएगा हमको एट लास्ट, पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये M ऊपर जाएगा, यहां L2 से L2 कैंसिल हो रहा है, L2 से L2 कैंसिल हो रहा है, L ये कैंसिल हो जाएगा, M अकेला बचेगा, ऊपर जाएगा M-1, M-1 होगा। और T यहां देखिए एक घात प्लस में 3 घात माइनस में, तो यहां -2 घात, ऊपर जाएगा तो +2 घात, ये हो जाएगा M-1 T2 और A ऊपर जाएगा तो A का घात 1 हो जाएगा, ये विमीय सूत्र होगा। और गतिशीलता जो होती है ये सदैव धनात्मक प्राप्त होती है, ये एक धनात्मक राशि होती है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती गतिशीलता, ये ध्यान रखिए। और ये उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग चालक अगर ले लिए जाए, धातु अलग अलग धातु के तार ले लिए जाए तो उन सब में गतिशीलता मुक्त आवेश वाहकों की अलग अलग होगी। यहां गतिशीलता प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और यह सदैव धनात्मक होती है। विमीय सूत्र M-1 T2 इंटू A ये दिखाया गया। तो इस प्रकार से हम गतिशीलता पढ़ चुके। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध देखिए क्या होगा। वैद्युत प्रतिरोध
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर कोई तार के सिरे पर विभवांतर स्थापित किया जाए, यानी तार के सिरों को किसी बैटरी या सेल से जोड़ दिया जाए, तो निश्चित ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तार के सिरों को अगर हम बैटरी से जोड़ दें या किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित करें, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अब जो विभवांतर लगाया गया और जितनी धारा बह रही है, इन दोनों के अनुपात को, यानी V और I के अनुपात को ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। या हम इसको साधारण बोलचाल में इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक में धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कह सकते हैं। तो अवरोध कहां से उत्पन्न होगा? एक चालक में धारा बह रही है, तो धारा का मान बढ़ने पर या अधिक समय तक धारा प्रवाहित करने पर धीरे धीरे उस चालक का ताप बढ़ जाता है, और चालक का जब ताप बढ़ता है तो उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अगर वेग बढ़ रहा है तो श्रांतिकाल घट जाता है, और श्रांतिकाल घटने से, श्रांतिकाल जब घट गया मतलब बहुत तीव्र गति से टक्कर होने लगती है, और बहुत तीव्र गति से जल्दी जल्दी मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक वेग से टक्कर करने लगते हैं। श्रांतिकाल घटता है मतलब टक्कर के दौरान ऊर्जा का क्षय अधिक होने लगता है, और जब ऊर्जा का क्षय होने लगता है तो इस कारण से वहां वैद्युत धारा का मान धीरे धीरे घटना शुरू कर देता है, यानी वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, धारा के मार्ग में अवरोध अधिक हो जाता है, धारा का मान फिर घटना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से वैद्युत प्रतिरोध को हम कह सकते हैं कि किसी चालक में धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब अवरोध चालक में भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब विभिन्न परिपथों के बारे में, तो यही अवरोध अलग अलग संधारित्र के कारण अलग अवरोध उत्पन्न होता है धारा के मार्ग में। कोई कुंडली है तो उसके कारण अलग अवरोध उत्पन्न होता है। तो उन सभी अवरोधों के कारण जो धारा के मार्ग में जो उत्पन्न हो रहा है अवरोध, उन अवरोधों की गणना हम प्रत्यावर्ती धारा नामक पाठ में अलग अलग पढ़ेंगे, तो वहां ये बातें और क्लियर हो जाएंगी कि यहां प्रतिरोध जो कहा गया है, ये प्रतिरोध नाम केवल और केवल धातु चालकों में धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही कहा जाएगा। तो यहां फिलहाल परिभाषा हम इस तरीके से सूत्र के अनुसार अगर देना चाहें तो हम सीधा कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार के सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित करें तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अतः चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक अगर देखा जाए तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो सूत्र से अगर कहें तो वोल्ट प्रति एम्पियर। सूत्र से अगर देखा जाए तो इसका मात्रक होना चाहिए वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इस वोल्ट प्रति एम्पियर को ही एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहा जाता है। और इस ओम का एक सिंबल फिक्स है जिसको ग्रीक सिंबल ओमेगा कहा जाता है, जो ओम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक में ये प्रतीक है, इसको ओमेगा ग्रीक में कहते हैं, लेकिन यहां ओम के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतीक है जो वैद्युत प्रतिरोध के मात्रक को व्यक्त करता है। तो इसका मात्रक वैद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। एसआई पद्धति में साधारण
प्रचलन में ओम ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ओम वोल्ट प्रति एम्पियर के तुल्य है। अब हम अगर कहें कि वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकालिए, तो विमीय सूत्र देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो आर का विमीय सूत्र, आर का विमीय सूत्र, तो अब यहां देखिए पुनः हम पीछे निकाल भी चुके थे। वैद्युत विभव का विमीय सूत्र अगर मालूम है और धारा का विमीय सूत्र मालूम है तो उसी से हम निकाल सकते हैं। पीछे निकाला जा चुका था, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र आया था ml2t-3a-1, तो उसी से हम वही फार्मूला पुनः देख सकते हैं, V बराबर W/Q0, W को लिख सकते हैं ml2t-2 और Q को AT ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ml2t-3a-1, ये फार्मूला। अब यहां देखिए वोल्ट विभव के लिए रख सकते हैं इतना ml2t-3a-1 और नीचे एम्पियर के लिए A लिखेंगे। अब A ऊपर जाएगा तो माइनस घात एक और बढ़ जाएगा, यह हो जाएगा ml2t-3a-2। तो ये R का विमीय सूत्र होगा। इस प्रकार से हम वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक देख चुके, विमीय सूत्र देख चुके। अब आगे हम इसका एक और गुण है वैद्युत चालकता। तो देखिए वैद्युत चालकता क्या होती है। वैद्युत प्रतिरोध ये चालक का एक लाक्षणिक गुण है। वैद्युत प्रतिरोध जो होता है वो V और I पर निर्भर नहीं करता, V और I पर निर्भर नहीं करता है, वो चालक का लाक्षणिक गुण होता है, लेकिन आकार पर निर्भर करता है। चालक का आकार बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है या मोटाई बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध घटता है। तो चालक के आकार पर निर्भर करता है, लेकिन उसके अब लाक्षणिक गुण है वोल्टेज और धारा पर निर्भर नहीं करता कि वोल्टेज और धारा के परिवर्तन से हम प्रतिरोध में परिवर्तन कर दें। भाई अगर कोई अन्य भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो वहां वोल्टेज बढ़ाने से वैद्युत प्रतिरोध नहीं बढ़ता। अब अगर भौतिक अवस्था बदल रही है, ताप में परिवर्तन हो रहा है, तब तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर ताप परिवर्तन ना हो तो वहां वैद्युत प्रतिरोध नहीं बढ़ता। चालक का अभिलाक्षणिक गुण होता है, वो आकार पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर चालक के निर्भर करती है। अब देखिए वैद्युत चालकता क्या होता है। वैद्युत चालकता के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस वैद्युत चालकता। तो चालकता और प्रतिरोधकता जो है ये ठीक एक दूसरे का विपरीत है। चालकता कहा जाए या प्रतिरोधकता कहा जाए, तो प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध को कहते हैं, वो आगे बताया जाएगा। लेकिन यहां वैद्युत चालकता और विशिष्ट वैद्युत चालकता ये दोनों अलग अलग बातें हैं। छात्र ज्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता ये दोनों अलग अलग समझने में वहां उनको दिक्कत होगी। तो फिलहाल यहां देखिए बिल्कुल क्लियर है, कुछ इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि समझ में ना आए। वैद्युत चालकता जो होता है वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। देखिए बहुत आसान सा परिभाषा है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो इसका अगर सूत्र देखा जाए तो वैद्युत चालकता बराबर होगा
एक बटा वैद्युत प्रतिरोध, एक बटा वैद्युत प्रतिरोध, ये फार्मूला होता है। वैद्युत चालकता जो होती है वो एक बटा वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। अब अगर मात्रक कहे तो मात्रक देखिए क्या होगा वैद्युत चालकता का, वैद्युत चालकता का मात्रक, तो इसका मात्रक देखिए ओम का मतलब ओम वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो उसी का उल्टा इसमें हम यूज कर सकते हैं। ओम नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स बन जाएगा, ओम इनवर्स। तो ये मात्रक वैद्युत चालकता का होता है ओम इनवर्स, या इसी को एक नाम और जानते हैं मो, इसी को मो कहते हैं, मो, मो या कहीं कहीं मोहो लिखा मिल जाता है, आधा मा अहो लिखा होता है इस तरीके से, जो कि अंग्रेजी में इसको MHO लिखते हैं, मो को, H साइलेंट होता है, तो यहां मो भी पढ़ा जा सकता है, या कहीं कहीं किताबों में इस तरीके से लिखा होता है मोहो। तो ये कहीं चीज होता है, उसी को मो या मोहो कहा जा सकता है। H को अगर साइलेंट मान लिया जाए तो इसको ये मो कहेंगे, और साइलेंट ना माना जाए तो मोह होता है। और भी इसके एक मात्रक है, ध्यान रखिए मात्रक भी इसके पूछे जा सकते हैं। ओम इनवर्स है, मो है, और एक मात्रक इसका साइमन है, साइमन। ये वैद्युत चालकता के मात्रक होते हैं, ओम इनवर्स, मो और साइमन। इसका विमीय सूत्र, तो वैद्युत प्रतिरोध के विमीय सूत्र का जस्ट रिवर्स होता है, यानी वैद्युत प्रतिरोध में जो विमीय सूत्र मिला है उसमें MLTA की घातों के चिन्ह को अगर बदल दे, माइनस है वहां प्लस कर दे, प्लस है वहां माइनस कर दे, तो वैद्युत चालकता का हमें विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो निकाल सकते हैं वैद्युत चालकता का विमीय सूत्र क्या मिलेगा। भाई प्रतिरोध का विमीय सूत्र जो था उसी में केवल चिन्ह को रिवर्स करना है, चिन्ह को रिवर्स करते जाइए, मिल जाएगा अपने आप। पीछे क्या पढ़ चुके हैं, तो वैद्युत प्रतिरोध वाले में ML2T-3 A-2 लिखा गया था, तो यहां देखिए M पर -1 घात लगा देंगे, L पर -2 घात लगा देंगे, T पर 3 घात और A पर 2 घात, ये हो जाएगा। यानी घात का चिन्ह केवल बदला जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता में घात का चिन्ह केवल बदल देंगे, M-1 L-2 T3 A2, ये आ जाएगा वैद्युत चालकता का विमीय सूत्र। इस प्रकार से वैद्युत चालकता का विमीय सूत्र समाप्त हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है अगला, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रूपों में प्रश्न पूछा गया है। तो अब अगला टॉपिक है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम है वैज्ञानिक का, जिन्होंने 1826 में एक संबंध निकाला था, चालकों का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने विभवांतर चालक के सिरों पर स्थापित किया था और उसमें बहने वाली धारा, इन दोनों के बीच एक संबंध निकाला था। उसी संबंध को ओम का नियम कहा गया। क्या संबंध निकाला था, क्या नियम था इनका, तो इनका नियम यह था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था मतलब जैसे ताप या लंबाई, मोटाई, ये सब भौतिक अवस्थाएं अगर चालक की न बदल रही हो, भाई भौतिक अवस्थाओं में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो चालक के सिरों पर स्थापित किया जाने वाला विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वो नियत होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो, तो चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी चालक
की भौतिक अवस्था जैसे ताप, आकार आदि में परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरे पर स्थापित विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा आई का अनुपात नियत होता है। यह अनुपात नियत होता है, या इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा भी कहा जा सकता है कि चालक के सिरे पर स्थापित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चाहे इस रूप में लिखे चाहे इस रूप में लिखे, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब आगे प्रयोगों द्वारा निकाला जाएगा। तो यही नियतांक, पीछे परिभाषा बताया गया वैद्युत प्रतिरोध का कि चालक के सिरे पर स्थापित विभवांतर भी और बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वैद्युत प्रतिरोध होता है। तो इसी नियतांक को हम वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं, V अपॉन I इक्वल टू R, और वहीं से सूत्र मिल जाता है V बराबर IR या V बराबर RI। यह संबंध ओम के नियम से प्राप्त हुआ है। इस नियतांक को ही वैद्युत प्रतिरोध R कह दिया जाता है। यही नियतांक जो है V और I का अनुपात नियत होता है, तो यह नियत मान R के बराबर होता है। तो यहीं से V बराबर RI फार्मूला मिला। जब किसी चालक के सिरे पर स्थापित विभवांतर के विभिन्न मानों के लिए धारा का मान वो निकाले और इनके बीच ग्राफ खींचा था। भाई किसी चालक के लिए इन्होंने भिन्न भिन्न विभवांतर पर प्रवाहित होने वाली भिन्न भिन्न धाराएं ज्ञात करके उनके बीच ग्राफ खींचा। वोल्टेज को एक्स अक्ष पर और धारा को वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचा गया था धातु चालकों के लिए। तो वहां एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी, एक सरल रेखा प्राप्त हुई थी। ये धातुओं के लिए मिला था। तो इस प्रकार से कभी कभी ऑप्शनल प्रश्न में ओम के नियम पर आधारित एक ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि ओम के नियम का पालन कौन सा ग्राफ करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, V और I का अनुपात नियत होना चाहिए। मतलब V और I के बीच अगर ग्राफ खींच रहे हैं तो वह ग्राफ एक सरल रेखा होनी चाहिए। अब यहां इससे रिलेटेड प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि इस ग्राफ में वैद्युत प्रतिरोध और इस सरल रेखा की ढाल में क्या संबंध है, सरल रेखा की ढाल और वैद्युत प्रतिरोध में क्या संबंध है। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां से अगर वैद्युत प्रतिरोध R की बात की जाए तो इस रेखा की ढाल, इसकी प्रवणता अगर हम फाई मान लें तो ये 1/tan फाई के बराबर हो, 1/tan फाई, या इसी को हम cot फाई कह सकते हैं, cot फाई। प्रवणता कैसे निकालते हैं, टेंजेंट लेते हैं। कहीं इस पर एक बिंदु हमने ले लिया, उस बिंदु से अगर हम लंब डाल दें, देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में tan फाई का मान यानी लंब अपॉन आधार, तो लंब बटा आधार लेंगे तो लंब का मान धारा को बताएगा और आधार का मान वोल्टेज, यानी ये I बटा V है। tan फाई क्या है, I बटा V। तो tan फाई को जब I बटा V रखेंगे तो V ऊपर जाएगा और V बटा I बन जाएगा, और V बटा I R के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यही अगर हम ग्राफ इस तरीके से बनाएं, हम धारा को एक्स अक्ष पर ले लें, धारा को एक्स अक्ष पर और वोल्टेज को वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचा जाए, ये इस तरीके से। अब कहा जाए कि बताइए R का संबंध
ढाल के साथ किस प्रकार से है। तो अगर यहां वोल्टेज को y अक्ष पर लिया गया है, वोल्टेज को y अक्ष पर और धारा को x अक्ष पर लिया गया, तो इसका रिजल्ट ठीक उल्टा होगा। इसमें वैद्युत प्रतिरोध R tan phi के बराबर होगा, इसमें वैद्युत प्रतिरोध R tan phi के बराबर होगा। और अगर वोल्टेज को हमने x अक्ष पर और धारा को y अक्ष पर लिया है, तब यहां R जो होगा वो cot phi के बराबर होगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। कभी कभी यहां से भी प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है। I और V को ये ध्यान रखेंगे इनके स्थिति को, कि अगर I को हम x अक्ष पर और V को y अक्ष पर ले रहे हैं तो इस रेखा की ढाल प्रतिरोध को व्यक्त करेगी। और अगर उल्टा कर दिया जाए कि x अक्ष पर वोल्टेज ले, y अक्ष पर धारा ले, तब इस रेखा की ढाल का व्युत्क्रम प्रतिरोध को व्यक्त करेगा, इसका व्युत्क्रम व्यक्त करेगा। तो अब देखिए इस ओम के नियम को प्रूफ भी किया जा सकता है। कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हम अपवाह वेग का जो पीछे पढ़ चुके हैं उन नियमों का प्रयोग करके इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की हम व्युत्पत्ति कर सकते हैं। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में ये डेरिवेशन सुधा भी पूछा गया है, मतलब ये फुल क्वेश्चन में भी प्रश्न आ चुका है, तो लिए ध्यान से देखिएगा। तो अपवाह वेग के आधार पर कैसे हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं, तो उसके लिए हमने मान लिया है कोई चालक है, ये चालक ले लिया गया, चलिए इसको थोड़ा अनुप्रस्थ परिच्छेद को हम पूरा दिखा दें। जैसे इस चालक के सिरों पर हमने एक बैटरी द्वारा विभवांतर स्थापित कर दिया। ये 20 वोल्ट का विभवांतर हमने इसके सिरे पर स्थापित कर दिया। अब स्वाभाविक है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पहले अनियमित गति कर रहे थे, अब वो एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति एक निश्चित दिशा में हो जाएगी। और मान लिया हमने इनका अपवाह वेग BD है, इसके अपवाह वेग को BD। देखिए हमने सेल इस तरीके से जोड़ा है, तो विद्युत धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन में, तो इसके विपरीत ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होगी। तो इस तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का हमने अपवाह वेग लिख दिया BD। इस चालक की लंबाई हमने L मान लिया। इसमें बहने वाली धारा I मान लिया गया। 20 वोल्ट विभवांतर स्थापित किया गया, तो I धारा का प्रवाह होने लगा इस डायरेक्शन में। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी डायरेक्शन में होगी। एक चालक में एक समान वैद्युत क्षेत्र संपूर्ण चालक के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसमें धारा प्रवाह शुरू हो गया। अब हमने ये मान लिया कि इस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है।
यानी चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो हमने n ले लिया, इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। तो यहां देखिए पीछे जो संबंध पढ़ चुके हैं I बराबर NeABD, उसी फार्मूले का प्रयोग करके हम यहां ओम के नियम की पुष्टि करेंगे। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं। धारा तथा अपवाह वेग में संबंध से हमें मालूम है, पीछे हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, धारा तथा अपवाह वेग में क्या संबंध है, I बराबर NeABD, ये फार्मूला पढ़ा जा चुका है, इसको इक्वेशन 1 ले लिया जाएगा, I बराबर NeABD। अब देखिए जब इस चालक के सिरे पर हमने बी विभवांतर स्थापित किया, इस चालक के सिरे पर बी विभवांतर स्थापित किया, तो इसमें एक वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगा, और वैद्युत धारा का प्रवाह होने से पूरे चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए। तो इस चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना है, चालक के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू, देखिए वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, वैद्युत विभवांतर लगाया गया, भी चालक की लंबाई है L, तो दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी लगाया गया है, इस चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी लगाया गया, और दोनों सिरों के बीच की दूरी यानी चालक की लंबाई है। तो E और B में संबंध पढ़ चुके हैं, E बराबर B अपॉन L, E बराबर V अपॉन L, इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा V और L के अनुपात के बराबर। अब जब चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया और चालक में प्रवाह हो रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, तो जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण अगर पहुंचेगा तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा। कितना वैद्युत बल कार्य करेगा, देखिए प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत वैद्युत बल प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत वैद्युत बल, वैद्युत बल F इक्वल टू होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, F बराबर Q इंटू ई, आवेशित कण पर बल पढ़ चुके हो, तो F बराबर Q इंटू ई। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E और वैद्युत क्षेत्र है E, E इंटू ई, E का मान रख दीजिए, E का मान निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा E V अपॉन L, ये हो जाएगा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल इतना। अब अगर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल लग रहा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, त्वरित हो जाएंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न कितना त्वरण होगा, उसकी गति में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, इस वैद्युत बल के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा। कितना त्वरण होगा, अगर हम मान लें कि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, यदि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, तब उनकी गति में उत्पन्न त्वरण कितना त्वरण उत्पन्न होगा, तो त्वरण A इक्वल टू होता है बल बटा द्रव्यमान, त्वरण बराबर होता है बल बटा द्रव्यमान। अब त्वरण अगर निकालना है तो इस बल का सूत्र इसमें रखना पड़ेगा, तो बल बराबर कितना आया है EV बाई L,
तो यहां एफ की जगह पर जब ईवी बाई एल रखेंगे तो ये हो जाएगा ईवी बटा एम एल, आ जाएगा। अब अगर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है तो त्वरित होने से उसका वेग लगातार बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। त्वरित होता है लेकिन उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता है। नियत वेग, नियत अपवाह वेग से वो बहता रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नियत अपवाह वेग से चलता है। फिर यहां त्वरण उत्पन्न हुआ तो वेग में वृद्धि क्यों नहीं हो रही? तो उसके लिए बताया गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब ऊष्मीय वेग से गतिमान थे तो उनके बीच टक्कर हो रहा था, और जैसे ही वैद्युत बल कार्य करेगा तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से, एक नियत अपवाह वेग से गति करेंगे। अब अपवाह वेग से क्यों गति कर रहे हैं? क्योंकि जो रास्ते में उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धनायन आते हैं उनसे टक्कर उनकी होती रहती है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे एक निश्चित दिशा में तो उनके मार्ग में वो परमाणु जो धनावेशित है, जिनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हुए हैं वो धनावेशित परमाणु से टक्कर इनकी होती रहती है, और उस टक्कर के दौरान ये अपनी ऊर्जा का क्षय करते रहते हैं। तो यहां जो त्वरण उत्पन्न हुआ है ये उसी ऊर्जा को मेंटेन करती रहती है, वेग में वृद्धि नहीं कर पाती, लेकिन उस ऊर्जा को बार बार मेंटेन करती है जो बारंबार परमाणुओं के, धनावेशित परमाणुओं के टक्कर में जो ऊर्जा क्षय होती है उसी ऊर्जा से, या जिस परमाणु से टक्कर हुआ तो वेग कुछ लॉस हुआ, जितना लॉस हुआ उसको पुनः ये कवर कर लेती है। ये त्वरण जो लग रहा है वैद्युत बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उनकी गति में, वो उसी बारंबार परमाणुओं से टक्कर में जो वेग में कमी आती है उसी को वृद्धि करता रहता है और एक नियत वेग बनाए रखता है। तो यहां देखिए, मान लीजिए कि जो प्रारंभिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग था, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक ऊष्मीय वेग U1, U2, U3 डॉट 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 हो, तब अब त्वरण जब उत्पन्न हुआ तो वेग में निश्चित है वृद्धि हुआ, वेग में वृद्धि हुआ, लेकिन वृद्धि अपने मूल वेग को नहीं बढ़ा पाता, जैसा कि बताया गया कि बार बार इनमें परमाणुओं से टक्कर होने के कारण जो वेग में कमी आई उसी वेग को वृद्धि करके एक नियत वैल्यू प्रदान किए रखता है। तो फिर भी वृद्धि करता है, जो मान घटा और वृद्धि हुआ, कितना घटा? मान लीजिए दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल को हम श्रांति काल कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर श्रांति काल उनका प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग श्रांति काल होगा, तो जैसे उसमें वेग अलग अलग है ऐसे श्रांति काल भी सबका अलग अलग होगा। तो मान लीजिए τ1, τ2, τ3 श्रांति कालों में इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अंतिम वेग जो थे वो कितने हो जाएंगे? U1 प्लस a τ1, U2 प्लस a τ2। यानी इस त्वरण के प्रभाव में जब ये त्वरण कार्य करेगा तब उसके प्रभाव में उन सब के वेग कितने होंगे? यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक ऊष्मीय वेग इतना हो तब त्वरित होंगे इस त्वरण के कारण उनके वेग क्रमशः U1 प्लस a τ1, U2 प्लस a τ2, U3 प्लस a τ3 डॉट 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 कुछ इस क्रम में होंगे। तब त्वरण के कारण उनके वेग क्रमशः इतने होंगे। अब यहां τ1, τ2, τ3 जो भी लिया जा रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, ये श्रांति काल को प्रदर्शित करता है। अब देखिए अगर हम निकाले भाई जो त्वरण के कारण इसमें बाद में वेग उत्पन्न हुआ प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, इन्हीं वेगों का औसत ही अपवाह वेग कहलाता है।
इन वेगों का अगर औसत ले लिया जाए तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। तो अपवाह वेग अब निकाल लीजिए था मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd इक्वल टू, इनका औसत ले लीजिए, U1 प्लस ए टाउ 1, U2 प्लस ए टाउ 2, U3 प्लस ए टाउ 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब का योग कर लेंगे। जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो त्वरित वेग मिल रहा है, बाद में त्वरण के प्रभाव से वेग मिला, उन सब का योग और बटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान लीजिए। n मुक्त इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में माने गए हैं, तो हमने एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दिया और उस एकांक आयतन में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अंतिम वेगों का हमने औसत निकाल लिया। तो यही अपवाह वेग के बराबर होगा। अब इसको देखिए थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन सभी ब्रैकेट को ओपन करें तो U1 प्लस U2 प्लस U3 एक साथ कर सकते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट डॉट, और दूसरे वाले ब्रैकेट में ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3, इसको भी n से अलग भाग कर दीजिए, प्लस अगले वाले में ए कॉमन, और इधर हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 बटा n किया जाएगा। तो Vd बराबर देखिए यहां से क्या मिलेगा। अब ये क्या है, U1 U2 U3, तो U1 U2 U3 क्या है, ऊष्मीय वेग है, और ऊष्मीय वेग का औसत बताया जा चुका है कि प्रारंभिक जो ऊष्मीय वेग था उनका औसत शून्य होता है, कोई धारा उससे उत्पन्न नहीं हो पाती। तो प्रारंभिक जो ऊष्मीय वेग है उस ऊष्मीय वेग का औसत मान शून्य होता है। इस कारण से यहां Vd का मान देखिए कितना होगा, Vd बराबर इसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी, प्लस a इंटू ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल का औसत है। तो श्रांति काल के औसत को हम सीधे टाउ से लिख सकते हैं, टाउ से लिख सकते हैं ए टाउ। तो यहां से हमको क्या मिल गया, Vd की वैल्यू मिल गई, Vd बराबर ए इंटू टाउ, Vd बराबर ए इंटू टाउ। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी थी, ए बराबर आया है Eb बाई एमएल, तो Eb बाई एमएल अगर यहां रख दिया जाए, Eb बाई एमएल रख दिया जाए तो कुल मिलाकर देखिए Vd कितना मिल गया हमको, Vd इक्वल टू ए की जगह पर हम Eb बाई एम एल कितना लिख सकते हैं, ए की जगह पर इंटू टाउ ये लिख सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट संबंध है, रिलेशन है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहां से अपवाह वेग मिला है, अभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग मिला है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग श्रांति काल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर श्रांति काल का मान बढ़ रहा है तो निश्चित ही अपवाह वेग बढ़ेगा, और अपवाह वेग वोल्टेज के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अगर चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाया जाए तो अपवाह वेग बढ़ जाएगा, चालक की लंबाई बढ़ने पर अपवाह वेग घटेगा। तो यहां देखिए इस तरीके से एक संबंध यहां प्राप्त कर सकते हो, या इसको इस रूप में भी दिखा सकते हो। देखिए यहां से इस रूप में भी दिखा सकते हो, वैद्युत क्षेत्र के रूप में V बटा L को हम क्या लिख सकते हैं, V बटा L को E लिख सकते हैं। तो इसमें V बटा L अगर E लिख दिया जाए तो ये बन जाएगा E और आगे स्मॉल e अपॉन m इंटू टाउ, इस रूप में भी दिखाया जा सकता है। तो Vd इक्वल टू Eb बाई एम एल इंटू टाउ, या E इंटू ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटा एम इंटू टाउ भी कह सकते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र और अपवाह वेग का अगर संबंध देखें तो वैद्युत क्षेत्र अपवाह वेग भी एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। वैद्युत क्षेत्र के बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग बढ़ जाएगा। अब यहां से देखिए इस Vd का मान इसमें रख दीजिए, इस Vd का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। बस हमको ओम के नियम का जो सूत्र है हम वहां तक पहुंच जाएंगे। मैंने यहीं तक था, इस फार्मूले को ध्यानपूर्वक इसको निकालना है। तो अब आगे देखिए हम इस फिगर को मिटा रहे हैं, फिगर की आवश्यकता अब समाप्त हुई।
और यहां देखिए Vd का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। Vd का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दीजिए। तो यहां समीकरण 1 में मिला है I इक्वल टू एन ई ए, आई इक्वल टू एन ई ए। बीडी की जगह पर हम रख देंगे, बीडी की जगह पर देखिए कितना होगा ई बी बाई एम एल इंटू टाउ। यहां लिख देंगे ई बी बाई एम एल इंटू टाउ, ये लिख सकते हैं ई बी बाई एम एल इंटू टाउ। अब यहां से देखिए इसको सॉल्व करिए, हमें बी और आई का अनुपात निकालना है, बी और आई का अनुपात निकालना है। तो इस आई को बी के नीचे और बाकी सभी क्वांटिटी इधर ले चले। तो इसको देखिए एम एल को इधर ले आए, एम इंटू एल इधर चला आएगा अपॉन एन, ई और ई का गुणा कराएंगे तो ई स्क्वायर और ए बच जाएगा और साथ में टाउ बचेगा और इधर बी अपॉन आई आ जाएगा, बी अपॉन आई, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ये टाउ, ये बी अपॉन आई के बराबर होगा। और एक निश्चित ताप पर एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ ये सभी मान नियत होते हैं। एक निश्चित ताप पर देखिए यहां से हम इसको पहले तो सीधा कर लें, बी अपॉन आई बराबर हमको क्या मिल गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये मिल गया। और एक निश्चित ताप पर ताप अगर परिवर्तित ना हो तो एक निश्चित ताप अगर है तो कोई चालक के लिए उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, चालक की लंबाई और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है एन या ई की वैल्यू, ए की वैल्यू या टाउ की वैल्यू, इनमें परिवर्तन नहीं होगा, ये सभी नियत रहेंगे। तो एक निश्चित ताप पर ये सारे वैल्यू जो है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ नियत होता है, नियत होता है। तो निश्चित ताप पर अगर ये वैल्यू नियत होती है तो हम क्या लिख सकते हैं बी अपॉन आई इक्वल टू नियतांक, ये हमको मिल चुका है। बी अपॉन आई इक्वल टू नियतांक हमको प्राप्त हो गया और यही ओम का नियम है। यहां हमने अपवाह वेग की सहायता से ओम के नियम की व्युत्पत्ति की है। अब देखिए जो नियतांक है यहां से क्या दिख रहा है कि नियतांक बी और आई का जो अनुपात है उसका मान एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ये टाउ के बराबर है। तो इसमें हम दिखा सकते हैं जहां कैपिटल आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये वैद्युत प्रतिरोध का प्राचलों के पदों में सूत्र है। प्राचल के पद में वैद्युत प्रतिरोध आर का ये सूत्र है, वैद्युत प्रतिरोध एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ये टाउ के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ओम का नियम की सीमा क्या है, कहां तक ओम का नियम लागू होता है? तो ओम का नियम ये ध्यान रखिएगा धातु चालकों के लिए लागू होता है, ये केवल धातु चालकों पर ही लागू होता है। अगर हम धातु की जगह पर अर्धचालक ले लें तो वहां ओम का नियम लागू नहीं होगा। और ओम का नियम सदैव कम धाराओं के लिए लागू होता है। अधिक धारा का मान या अधिक वोल्टेज अगर लागू करेंगे चालक तार पर तो हम जानते हैं तार का ताप बढ़ जाता है। वोल्टेज अधिक होने पर या अधिक धारा प्रवाहित होने पर उस चालक तार का ताप बढ़ जाता है और ताप बढ़ने से श्रांति काल में परिवर्तन होगा, उसके अपवाह वेग में परिवर्तन होगा, जिससे वैद्युत प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो जाएगा। यहीं से देख सकते हो श्रांति काल बदलेगा, श्रांति काल बदलने से क्या होगा, श्रांति काल घटेगा तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ने से श्रांति काल घटेगा तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो वैद्युत प्रतिरोध अगर बढ़ रहा है तो उसमें बी और आई का अनुपात नियत नहीं रह जाएगा। तो ओम का नियम धातु चालकों के लिए केवल सत्य है और कम वोल्टेज अथवा धारा के मान के लिए सत्य है। अधिक वोल्टेज पर वह ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो इस आधार पर ओम के नियम के आधार पर
कुछ इसके अपवाद भी देखने को मिलते हैं। तो ओम के नियम के आधार पर दो तरह के परिपथ बताए जाते हैं कि कुछ वैद्युत परिपथ इस प्रकार से होते हैं जिसमें ओम के नियम का पूर्णतः पालन होता है। तो ओम के नियम के अपवाद क्या है? ओम के नियम के अपवाद। तो ओम के नियम के अपवाद में अनओमीय परिपथ आते हैं। अनओमीय परिपथ, तो अनओमीय परिपथ वह वैद्युत परिपथ होते हैं जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है। ऐसे वैद्युत परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन ना हो अनओमीय परिपथ कहलाता है। और वह परिपथ जिसमें ओम के नियम का पूर्णतः पालन हो उसको हम ओमीय परिपथ कहते हैं। तो परिपथ दो तरह से बताए जाते हैं, ओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ क्या है? तो ओमीय परिपथ वह सभी परिपथ है जो धातु चालकों से निर्मित है और जिसमें कम वोल्टेज अप्लाई किया गया हो। कम वोल्टेज अप्लाई किया गया हो, धारा कम मात्रा में बह रही हो, तो वह सभी वैद्युत परिपथ जो धातु चालकों से निर्मित है, कम वोल्टेज पर उस पर वैद्युत धारा प्रवाह किया जा रहा है, तो वह सभी ओमीय परिपथ कहलाएंगे। और अनओमीय परिपथ क्या होता है? दो तरह के परिपथ बताए गए। एक तो ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ क्या है? जो धातु चालक से निर्मित हो। धातु चालक होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? विभवांतर कम लगाना चाहिए, कम विभवांतर पर हो, कम वोल्टेज अप्लाई किया गया है उसके सिरे पर। अगर इस प्रकार से कोई वैद्युत परिपथ लेंगे जो धातु चालकों से निर्मित है, उसके सिरे पर कम वोल्टेज अप्लाई किया गया है, तो निश्चित ही वो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करेगा। तो ऐसा अगर परिपथ लिया जाए तो क्या होगा? इसमें ओम का नियम लागू होगा। और अगर इस प्रकार से कोई परिपथ ले लिया जाए कि जिसमें ओम का नियम लागू ना हो, तो ऐसे परिपथ को हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। तो कुछ अनओमीय जो अवयव हैं, अनओमीय अवयव, उनको ध्यान रखेंगे। अगर वो अवयव वैद्युत परिपथ में मौजूद है तो निश्चित रूप से वो वैद्युत परिपथ अनओमीय होगा। तो कौन कौन अनओमीय अवयव है? तो उन अनओमीय अवयव में हम कह सकते हैं थर्मिस्टर, थर्मिस्टर, डायोड, निर्वात नलिकाएं, थर्मिस्टर है, डायोड है, निर्वात नलिका है, या वैद्युत बल्ब कह दिया जाए, वैद्युत बल्ब। तो वैद्युत बल्ब में भी अनओमीय परिपथ, वहां भी कुछ क्षण तक वहां तो विद्युत धारा और वोल्टेज और धारा का अनुपात नियत होता है। ग्राफ खींचा गया था, उसी ग्राफ के आधार पर पता लगाया गया था। दो तरह के ग्राफ बने थे। तो फिलहाल यहां अनओमीय परिपथ में हम विद्युत अपघट्य को भी ले सकते हैं। द्रव अपघट्य है, क्रिस्टल दृष्टिकारी है, तो यह सभी द्रव अपघट्यों को, द्रव अपघट्य, क्रिस्टल दृष्टकारी, दृष्टकारी रेक्टिफायर्स, तो ये अगर लगे हैं किसी वैद्युत परिपथ में, मतलब अर्धचालक अगर कहीं प्रयुक्त किया गया है वैद्युत परिपथ में, कोई भी अगर अवयव उसका अर्धचालक प्रयुक्त है तो निश्चित रूप से वो अनओमीय होगा, क्योंकि अर्धचालक की प्रकृति अलग है, चालकों से भिन्न है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता में वृद्धि होती है,
जबकि चालक में क्या होता है, चालक में ताप बढ़ने पर चालकता में कमी होती है, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, और अर्धचालक में वैद्युत प्रतिरोध घटता है। तो अगर अर्धचालकों से कोई अवयव निर्मित करके किसी वैद्युत परिपथ में लगा दिया गया तो निश्चित ही वह परिपथ अनओमीय परिपथ होगा। तो इसमें जितने भी ये दिखाए गए हैं, डायोड है, थर्मिस्टर है, इन सब में अर्धचालकों का प्रयोग होता है। निर्वात नलिका, द्रव अपघट्य, तो द्रव अपघट्य आयनों में भाई विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो वहां भी परिपथ अनओमीय ही कहा जाएगा। बहुत जल्द वहां भी वैद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है, तो ये भी अनओमीय परिपथ के कैटेगरी में आता है। क्रिस्टल डिस्टकारी, तो इस तरीके से देखिए ग्राफ बनाया गया था एक विद्युत बल्ब के लिए, विद्युत बल्ब के लिए एक ग्राफ बनाया गया था V और I के बीच, V और I के बीच, V और I के बीच एक ग्राफ खींचा गया था। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला था, इस तरीके से, ये इस तरीके से ग्राफ मिला था विद्युत बल्ब के लिए। सॉरी, इसको इधर घुमाना है, हाँ बाद में नियत होना चाहिए। ये अब सही है। ये बल्ब टॉर्च का बल्ब कह सकते हैं, टॉर्च का बल्ब। टॉर्च का बल्ब लिया गया था और उसको परिपथ में लगा के V और I के बीच ग्राफ खींचा गया था। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला था। अब देखिए इसमें कुछ समय तक यहां से यहां तक देखिए सरल रेखीय मिल रहा है परिपथ, यहां से यहां तक जो वक्र है वो सरल रेखीय है। मतलब वोल्टेज के न्यूनतम मानों पर, वोल्टेज के न्यूनतम मानों पर ओम का नियम लागू होता है, और उसके आगे जब वोल्टेज और बढ़ाया गया तो परिपथ वक्रीय हो गया। और अधिक वोल्टेज होने पर देखिए धारा का मान स्थिर हो रहा है, तो और अधिक वोल्टेज पर धारा का मान यहां स्थिर हो रहा है, एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है। ये क्या प्रदर्शित करता है कि एक निश्चित वोल्टेज के बाद से धारा का मान फिक्स हो जाएगा। अब वोल्टेज चाहे जितना बढ़ाओ धारा नहीं बढ़ सकता, फिर धारा वही नियत हो जाएगी, वोल्टेज बढ़ने पर भी धारा नहीं बढ़ेगा। तो टॉर्च का बल्ब परिपथ में प्रयुक्त करके V और I के बीच में ग्राफ खींचा गया था। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिला था। ठीक इसी प्रकार ग्राफ डायोड के लिए भी बनाया गया है। V और I के बीच वक्र खींचकर डायोड लगा दिया गया था परिपथ में, और वहां भी ग्राफ कुछ इसी प्रकार से मिला था। तो यहां से क्या मालूम चल रहा है कि परिपथ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ परिपथ है ओम के नियम का पालन करते हैं, और कुछ है ओम के नियम का पालन नहीं करते। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। कुछ अनओमीय अवयव जैसे थर्मिस्टर, डायोड, निर्वात नलिका, द्रव अपघट्य, क्रिस्टल डिस्टकारी, यह सब अगर कहीं लगे हैं तो हम कहेंगे निश्चित ही वह अनओमीय परिपथ की कैटेगरी में आएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई परिपथ अनओमीय है तो अनओमीय परिपथ में गत्यात्मक प्रतिरोध होगा। भाई प्रतिरोध जो होगा उसमें गत्यात्मक होगा। अब गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है? गत्यात्मक प्रतिरोध, अब जैसे यहां देखिए, यहां पर अगर प्रतिरोध निकालें तो ये सरल रेखा मिल रही है, तो इसमें V और I का यहां से यहां तक मान फिक्स मिलेगा, V और I का अनुपात फिक्स मिलेगा। लेकिन इसके आगे वक्रीय हो रहा है, तो वक्रीय भाग में हम वैद्युत प्रतिरोध नहीं कह सकते, वहां गत्यात्मक प्रतिरोध मिलता है, गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है? तो गत्यात्मक प्रतिरोध जब वक्रीय मिलना शुरू हुआ कोई अनओमीय परिपथ पर लागू होता है। अनओमीय परिपथ के किसी बिंदु पर हमने सूक्ष्म खंड ले लिया। अब इस सूक्ष्म खंड में वोल्टेज के मान में एक सूक्ष्म वृद्धि करने पर धारा के मान में एक सूक्ष्म वृद्धि प्राप्त हुई, तो उनके अनुपात को हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहेंगे, यानी डेल्टा V बटा डेल्टा I ये हो जाएगा। यहां गत्यात्मक प्रतिरोध मिलेगा, वोल्टेज में वृद्धि का धारा के साथ, धारा में वृद्धि के साथ अनुपात जो होगा वो गत्यात्मक प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। तो गत्यात्मक प्रतिरोध अनओमीय वैद्युत परिपथ के किसी खंड के का निकाले गए हैं। तो इस प्रकार से हम अब यहीं पर आज यह लेक्चर समाप्त करते हैं।
ओम के नियम का आज पूर्णतः अध्ययन किया गया। और नेक्स्ट डे अब आगे इसमें जो टॉपिक बचे हुए हैं, विशिष्ट चालकता या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इन सब बातों पर चर्चा अब नेक्स्ट लेक्चर में होगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।